क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन देखी होगी। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए होंगे, लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ तरीका कुछ अलग होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, विच इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि लिगेंड जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं और सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्पेशली दिया गया था ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, क्रिस्टल में सॉलिड क्रिस्टल में ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन 1950 में 1950s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको ये जानना है कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, लिगेंड का काम क्या है और कैसे इसमें स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भाई कोई भी लिगेंड जब तक किसी सेंट्रल एटम की तरफ बढ़ता नहीं है तब तक सेंट्रल एटम आइसोलेटेड होता है और उसके पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स। ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं। अब डी जनरेट डी ऑर्बिटल में ये 3 ऑर्बिटल बोले जाते हैं कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है और इनको बोला जाता है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है और एक्सियल डी ऑर्बिटल है, 2 तरह के डी ऑर्बिटल है। अब इन दोनों तरह के डी ऑर्बिटल में अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में पहला डी एक्स वाई, एक्स और वाई, मान लीजिए ये वाई है और ये क्या है, एक्स है, तो नॉन एक्सियल है, इसका मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं होगा। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड होता है, ऐसे बनाएंगे, एक्स और वाई के बीच में होगा, एक्स और वाई के ऊपर नहीं होगा। दूसरा हमारा है डी वाई जेड। देखिए कोऑर्डिनेट जो ये एक्सिस है ये हमारे मानने के ऊपर है, हम जिसको चाहे जो मान सकते हैं। जैसे एक्स वाई और अंदर वाले को जेड माना जाता है, पर अपन के पास अंदर वाला, हम तो 2D में बना रहे हैं तो अंदर वाला तो हमारे पास है नहीं, तो हमने इसको मान लिया वाई और इसको मान लिया क्या, जेड, और हमने बोल दिया कि भाई ये ऐसे बन गया। वैसे ही तीसरा वाला डी एक्स जेड है, तो हमने इसको एक्स मान लिया, इसको जेड मान लिया और बोल दिया कि ये डी एक्स जेड है। तो 3 डी ऑर्बिटल आप बना लीजिए, तो अब आप बात करते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल की। एक्सियल डी ऑर्बिटल में 2 है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर।
अब ये क्या होगा, एक्सियल है, का मतलब एक्सियल है ना, एक्सियल, यहाँ डी हटा देते हैं, एक्सियल है ना, तो एक्सियल डी ऑर्बिटल में क्या होगा कि एक्सिस के ऊपर ही लोब्स रहेंगे, तो एक्स वाई पर लोब है। अच्छा, डी जेड स्क्वायर में क्या होता है कि केवल जेड पे लोब होता है और एक सर्कुलर लूप होता है, ये सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप होता है इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई ऐसे लिख देते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रहता है ये। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जितने भी डी ऑर्बिटल होते हैं, 4 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सब में नोडल प्लेन होता है और सब में 2 नोडल प्लेन होता है, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। समझ गए? तो अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की, कि भाई आखिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, डी ऑर्बिटल के बारे में तो बता दिया, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, तो आप पहली हेडिंग डालिएगा आप, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे एक स्क्वायर है, एक ऊपर और एक नीचे, जैसे SF6 का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, S चारों तरफ, F एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो ये वाली प्लेन है ये XY प्लेन है और ऊपर वाला क्या है, Z है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे लिगेंड जो है वो एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो 5D ऑर्बिटल है, ये 5D ऑर्बिटल ये 2 सेट में टूटता है, एक T2G सेट में और एक EG सेट में। जो T2G सेट है इसके अंदर DXY, DYZ एंड DXZ होता है, और इसके अंदर DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और ये होता है DZ स्क्वायर। ठीक है भाई। अब ये मैंने बोला कि जो D के तरफ लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। और एक्सिस पर कौन सा डी ऑर्बिटल है, अभी मैंने 5 डी ऑर्बिटल बताए, तो जिसमें बोला ये तीनों जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस है, नॉन एक्सियल है, और ये दोनों क्या है, एक्सिस पर है। तो जैसे आप अगर किसी सड़क पे जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो जो सड़क पे जा रहा है आदमी, उसको एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो नीचे से जा रहा है, पगडंडी से जा रहा है, सबवे से जा रहा है, उसको एक्सीडेंट का खतरा कम है। तो ये क्या है कि ये दूर है एक्सिस से और ये एक्सिस के ऊपर है, तो लिगेंड सामने टकराने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस वालों की ज़्यादा है। तो एक्सिस वालों की ज़्यादा होने के कारण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg की एनर्जी, रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो Eg की एनर्जी T2G से ज़्यादा होती है। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई देखिए, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा एनर्जी कम, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पर जब ये क्या हो जाते हैं, हाई एनर्जी के हो जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो लो एनर्जी के हो जाते हैं, ये लो एनर्जी के हो जाते हैं, ये हाई एनर्जी का, लो एनर्जी का। तो अब हाई एनर्जी का, लो एनर्जी का इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, या लिख लीजिए। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में अभी आपने देख लिया कि कुछ हाई एनर्जी के हैं, कुछ लो एनर्जी के हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एनर्जी का डायग्राम, एनर्जी के लिए ऐसे मान लेते हैं कि जब से जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। हमारे पास 5
डी ऑर्बिटल ले लेते, 2 3 5 5 डी ऑर्बिटल, 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल विदाउट लिगेंड। लिगेंड नहीं है यहाँ पर, अभी लिगेंड यहाँ पर नहीं है, केवल हमारा सेंट्रल एटम है, लिगेंड उसके पास आया ही नहीं है। पांचों डी ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी है और वो सभी पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, आपस में बराबर है। जब लिगेंड अप्रोच करता है इसको तो इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जो ये मैं बना रहा हूं ये सही मामले में दिखती नहीं है। ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है। पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है। 5 डीजनरेट ऑर्बिटल in presence of ligand। 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, पर यह हाइपोथेटिकल है। ऐसा दिखता नहीं है कि पांचों की एनर्जी बराबर है, क्योंकि यहां के बाद सीधे ये टूटे हुए दिखते हैं। यहाँ के बाद ये सीधे टूटे हुए दिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था कि 2 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी हाई होगी। कौन कौन सा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने एक सेट बोल दिया था और जिसका नाम क्या था? ईजी। और इसको बोल दिया था हमने क्या था? T2G। इन दोनों, इसके पास ये क्या है? ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इन दोनों के बीच एनर्जी का कुछ गैप होता है जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अच्छा भैया, डेल्टा के बाद भी कुछ लगता है, जैसे ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर सिंबल दे देते हैं डेल्टा O। अगर यही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो इसको डेल्टा T बोल देते, है ना। तो O और T में ज़्यादा ऐसा नहीं कि कभी O देख लो कभी T देख लो, तो ऐसा कंफ्यूज ना हो कि O क्या होता है T क्या होता है, कुछ नहीं है। 2 डी ऑर्बिटल के बीच EG और T2G में से किसी भी 2 डी ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी का जो गैप है वो क्या है? डेल्टा O है। समझ पाए? अब यहाँ ये एक हाइपोथेटिकल एनर्जी है जिसको बेरिल सेंटर बोला जाता है। क्या यहाँ तक दिख रहा है? बेरिल सेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको +3/5 डेल्टा O, बेरिल सेंटर से ये +3/5 डेल्टा O ज़्यादा होता है और ये बेरिल सेंटर से -2/5 डेल्टा O। माइनस है तो कम होगा और प्लस है तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा होता है और कम होता है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो डी सबसेल में 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है आपके पास। इन पांचों ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है। आपने अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें आपने ये जाना कि भाई सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे। लेकिन 5 ऑर्बिटल थे तब,
अब आपके पास 5 ऑर्बिटल नहीं है, अब आपके पास 2 और 3 का क्या है, सेट है। 2 और 3 का क्या है, सेट है। तो जब 2 और 3 का सेट है तो 3 वाले की एनर्जी क्या है, कम, और 2 वाले की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पहले आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो पहले आप T2g में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अब बाद में आप Eg में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। मतलब ये एक अबव प्रिंसिपल है, बाकी हम देखेंगे इसमें क्या होता है। अच्छा, हुन्स रूल ये कहता है कि पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बाद में ही पेयरिंग करेंगे, ठीक है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भर नहीं सकते, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन ऑफ स्पिन अपोजिट हो, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना हो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तब पेयरिंग करो, और पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालो फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालो, यह अबव प्रिंसिपल था। तो आप ये बात नोट कर सकते हैं कि T2g एंड Eg बोथ सेट ऑफ d ऑर्बिटल फॉलो अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है भाई। तो क्रिस्टल, अब आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले में भर के ज़्यादा एनर्जी वाले में भरेंगे, ठीक है। अब अपने पास 2 चीज़ें हैं, 2 टर्म है, एक का नाम है डेल्टा O और एक का नाम है P, ठीक है। डेल्टा O और P, डेल्टा O तो आपको दिख रहा है, P अभी आपको नहीं पता। P का नाम है एनर्जी ऑफ पेयरिंग, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे एनर्जी ऑफ पेयरिंग, जिसको हम PCD नोट करते हैं। ये होता क्या है, एनर्जी ऑफ पेयरिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठा के पेयर कर दिया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोला जाएगा एनर्जी ऑफ पेयरिंग, ठीक है। और डेल्टा O, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पूरा नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O है, डेल्टा O इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, T ले लेते टेट्राहेड्रल हो जाता। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g टू Eg। एक इलेक्ट्रॉन को T2g से Eg ले जाने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोला जाएगा क्या, डेल्टा O। या कह सकते हैं एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2, 1 ऑर्बिटल ऑफ T2g एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ Eg इज नोन एज डेल्टा O। समझ पा रहे हैं आप? तो इन दोनों के बीच के एनर्जी का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा O। और पेयरिंग करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोला जाएगा, P। अब आप यूं समझिए कि आप किसी बारात में गए हैं और आपके पास 5 मंजिला बिल्डिंग है और हर मंजिले पर कमरे हैं और एक कमरे में 2 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते, भाई 2 ही बेड है उसमें। अब आप बोलो 10 लोग रह जाओ, अलग बात है। तो 2 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते। अब क्या हुआ कि अक्सर आप बारात में देखेंगे कि नीचे वाले कमरे लोग ले लेते, ऊपर सीढ़ी चढ़ना, मान लीजिए सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं तो नीचे वाले में आपने देखा कि सबने एक एक कमरे में एक एक आदमी चले गए आराम करने के लिए, कि भाई एक एक कमरे में एक एक आदमी बैठ गए या लेट गए। हर आदमी चाहता है कि उसको एक इंडिविजुअल कमरा मिले, तो कई लोग अपने ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाके कमरा ले लेते हैं।
लेकिन जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाने लगता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो ये होता है यार इतने ऊपर नीचे चढ़ना होगा, इससे अच्छा है कि नीचे ही पेयर कर लेते हैं। तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो ऊपर चले जाइए या तो नीचे ही पेयर कर दीजिए। तो जैसे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनमें से किसी में पेयर कर दीजिए और या तो उस चौथे को ऊपर भेज दीजिए। ऊपर भेजने में आपको ये एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और पेयर करने में आपको ये एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब भाई सीधी सीधे हिसाब है कि अगर खर्चा कम करना है तो दोनों में देख लो कि खर्चा कम किस में लग रहा है। ऊपर भेजने में अगर खर्चा ज़्यादा है तो पेयर कर दो, ऊपर भेजने में खर्चा ज़्यादा है तो क्या करो, पेयर कर दो। और अगर ऊपर भेजने में खर्चा कम है और पेयरिंग में ज़्यादा है तो ऊपर भेज दो। तो ऊपर कब भेज सकते हो, जब ये गैप कम हो, जब ये गैप कम हो। और ये गैप कम होता है जब लिगेंड वीक फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये गैप ज़्यादा और वीक फील्ड लिगेंड में ये गैप कम होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड में ये गैप होगा कम और आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से भेज पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 इसके जैसा भर जाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर यही गैप बड़ा हो तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, फिर आप ये गैप बड़ा है तो आप ऊपर नहीं भेज पा रहे तो फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर नीचे तीनों ऑर्बिटल को पूरा पेयर करने के बाद ही आप ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो ये तब होगा जब डेल्टा ओ ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक बताया कि डेल्टा ओ क्या होता है और एक बताया कि पी क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। अगली क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बना पाए, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाए, डेल्टा ओ कब ज़्यादा होगा, पी कब ज़्यादा होगा, कब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या कब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। समझ पाए? तो पहला पार्ट है, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए छोटा करके रखते हैं, कई पार्ट में इसको बनाएंगे पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। अभी ऑक्टाहेड्रल चल रहा है, फिर हम स्क्वायर प्लेनर बताएंगे, फिर हम जो है टेट्राहेड्रल भी बताएंगे। सारे के सारे स्ट्रक्चर बताने के बाद फिर बाद में डेल्टा ओ का स्टेबिलिटी से रिलेशन बताएंगे। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जितना भी रोल है सारा यहाँ पर